हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पति जी ऐसा मत करो, घर में जवान बेटी है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हंसराज जी और उनकी पत्नी सुधा ऊपर वाले से प्रार्थना करते कि कोई बाल बच्चों वाला संभ्राता परिवार पड़ोसी के रूप में आ जाए तो उन्हें बड़ा सहारा हो जाएगा। वैसे तो उनके दो बेटे हैं, लेकिन दोनों विदेश में जाकर बस गए हैं, बड़ा यूएस में और छोटा यूके में। एक दिन बिल्डर ने जब उन्हें सूचना दी कि जल्दी ही इस मकान में रहने के लिए बुलानी जी आ रहे हैं तो वह निश्चित हो गए। पर सुधा के यह कहते ही बुलानी तो सिंधी होते हैं, उनमें तो मीट मटन दारू वगैरह सब चलता है, तो वह थोड़ा परेशान हो गए। फिर स्वयं ही विवेक का परिचय देते हुए सुधा को समझाने लगे, प्रयास करने लगे। किसी के बारे में बिना जाने बिना उससे मिले पहले से गलत धारणा बना लेना ठीक नहीं। और खाने पीने के मामले में जब अपने स्वयं के बच्चे ही मीट मटन वाले हो गए हैं तो किसी और के नॉनवेज खाने से आपत्ति क्यों। अगले दिन दोपहर के समय जब वे आराम कुर्सी पर अधलेटे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनके मकान के ठीक सामने एक कार आकर रुकी। कार से पहले एक सज्जन बाहर निकले और फिर पीछे से एक महिला और एक 10 से 12 साल की बच्ची। हंसराज जी ने हाथ के अखबार को टेबल पर रखा और उठकर बाहर के गेट तक आए। उतरने वाले सज्जन ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया। मैं अशोक बुलानी हूँ और यह मेरी पत्नी शशि और बेटी सौम्या। हम लोग आपके बाजू वाले मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी गर्ल्स हायर सेकेंडरी के पास टीचर्स कॉलोनी में रह रहे थे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और शशि शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता, सौम्या डीपीएस स्कूल में 6ठी कक्षा की विद्यार्थी है। बुलानी और उनके छोटे से परिवार को देखकर हंसराज जी गदगद हो गए। एक सुसंस्कृत सभ्य परिवार उनका पड़ोसी बन रहा है। उन्होंने गेट खोलते हुए आमंत्रित किया, अंदर आइए, मैं अपनी पत्नी सुधा से मिलवाता हूँ। ड्राइंग रूम में सबके बैठते ही सुधा पानी की ट्रे ले आई। यह मेरी धर्म पत्नी सुधा है। हम दोनों 4 माह पहले ही शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी 2 महीने पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट किया है। इससे पहले कॉलेज के पास ही ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे। सुधा ने बीच में टोकते हुए शशि से पूछा, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? शशि कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही बुलानी बोल पड़े, मैडम चाय ले लेंगे। चाय की चुस्कियों के बीच गपशप से यह पता चला कि बुलानी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और उनका प्रोजेक्ट अभी शहर के बाहरी छोर पर बन रही है, विशाल कॉलोनी में चल रहा है। शशि ने पहली मुलाकात में ही सुधा को आंटी बना लिया। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अंकल आंटी उसकी तरह शिक्षा जगत से हैं। उसने अपनी उत्कंठ व्यक्त करते हुए पूछ ही लिया, आंटी आप कॉलेज में क्या पढ़ाती थी? शशि, हम दोनों बॉटनी वाले हैं। एमएससी कक्षाओं में मैं एल्गी पढ़ाती थी और सर फंगाई। स्टूडेंट लाइफ में हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में सहपाठी थे। एमएससी और पीएचडी भी साथ ही की थी। तभी एक दूसरे से प्रेम हुआ और फिर विवाह हो गया। उस जमाने में प्रेम विवाह आसान नहीं होता था। मैं ब्राह्मण थी और सर कायस्थ। फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ संकोच सा हुआ तो बोल पड़ी, अरे ये क्या, मैंने अपना टॉपिक शुरू कर दिया। तुम अपनी बताओ शशि, स्कूल में क्या पढ़ाती हो? आंटी मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। मैंने जूलॉजी से पीजी किया है। मैं भी पीएचडी करना चाहती थी पर उससे पहले गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मेरी तमन्ना तो अभी भी कॉलेज में पढ़ाने की है, पर पिछले 6 सालों में
जूलॉजी में लेक्चरर की वैकेंसी ही नहीं निकली। शशि, यदि तुम कॉलेज में लेक्चरर बनाना चाहती हो तो मेरी सलाह है कि पीएचडी कर डालो। तुम्हें गाइड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जूलॉजी में प्रोफेसर हम लोगों ने कलीग डॉक्टर सिलावट हैं। हाँ, तुम्हें पीएचडी क्वालिफाइड एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और फिर 90 दिन का थीसिस राइटिंग कोर्स भी। बुलानी, जो अब तक बड़े धैर्य से वार्तालाप सुन रहे थे, बेचैन हो उठे और वह थोड़ा तल्खी से बोले, अरे शशि, जिस काम के लिए आए हैं उसके बारे में तो बात कर लो। हंसराज जी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, शिक्षा जगत के लोगों की यही समस्या है। मिलते ही वे हर समय एजुकेशन पर बात शुरू कर देते हैं। आंटी, हमारा सामान आज रात यहाँ अनलोड हो जाएगा और हम लोग कल सुबह शिफ्ट करेंगे। आपके यहाँ घरेलू काम करने वाली बाइयाँ क्या मेरे यहाँ भी काम कर देंगी? डिस्चार्ज कॉलोनी में तो 2 बाइयों से काम चल जाता है। एक झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई करती थी और दूसरी खाना बनाती थी। शशि, मेरे यहाँ तो एक ही काम वाली बाई सुबह आती है। झाड़ू बर्तन के लिए खाना तो अब मैं खुद ही बनाती हूँ। रिटायरमेंट के बाद अब दिन भर कोई काम तो रहता नहीं, तो इसी में समय गुजारती हूँ। मैं तुम्हें अपनी महरी लक्ष्मी का मोबाइल नंबर देती हूँ, उससे बात कर लो। और खाना बनाने वाली बाइयाँ भी कॉलोनी के कई घरों में आती हैं। तुम यहाँ रहना शुरू करोगी तो सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। सर, दूध वाले का नंबर भी चाहिए और न्यूज़पेपर और केबल टीवी वाले का भी। बुलानी ने हंसराज जी की ओर देखते हुए रिक्वेस्ट की। कॉलोनी के गेट पर सुपरवाइजर और गार्ड के रूम है। आप गणेश सुपरवाइजर को बोल देना, आपकी सभी व्यवस्थाएं वह करा देगा। उसके पास सभी के नंबर हैं, केबल टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़पेपर, दूध वाले और प्लम्बर और कारपेंटर सभी के 6 साल बाद पिछले 6 सालों में दोनों पड़ोसी काम एक परिवार के अंग ज़्यादा हो चुके थे। बुलानी तो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुबह निकल जाते और देर रात लौटते, पर शशि और सौम्या का ऐसे कोई दिन नहीं जाता जब वह आंटी के यहाँ दिन में 1 से 2 बार फेरे ना लगा ले। आंटी धीरे धीरे शशि को बेटी की तरह मानने लगी थी। शशि ने भी अपने बारे में उन्हें सारी बातें बता डाली थी। आंटी को यह भी बता दिया था कि उसका भी यह प्रेम विवाह है और वह ब्राह्मण है और बुलानी सिंधी। सौम्या पूरी तरह अपनी माँ पर गई थी। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता। वह देर रात तक पढ़ती रहती। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में वह अपने जिले की टॉपर थी और उसकी प्रशंसा में जिले के सभी अखबारों ने सौम्या के साथ साथ उसके माँ पापा के भी फोटो सहित इंटरव्यू छापे थे। अब इस वर्ष भी उसका टारगेट कक्षा 12वीं में मेरिट में आने का था। सौम्या की आदत थी जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ने की। रात में उसकी आवाज़ अंकल आंटी के बेडरूम में साफ सुनाई देती और उनकी नींद में खलल डालती। नींद डिस्टर्ब होने पर भी कभी उन्होंने सौम्या को टोका नहीं। पढ़ाई का महत्व उनसे ज़्यादा कौन समझता। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों की शिक्षा दीक्षा में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और आज उसी शिक्षा की बदौलत दोनों बेटे यूएस और यूके में बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर थे। हंसराज जी और सुधा बारी बारी से हर साल 3 माह के लिए एक बार यूके जाते और अगली बार यूएस। उन दिनों उनके घर की पूरी देखभाल और सुरक्षा शशि और सौम्या करती। पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई और बेटों के पास उनका जाना नहीं हो पाया। हालात यहाँ तक आ गए कि देश भर में लॉकडाउन के कारण लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया।
माँ बेटी दोनों का आंटी के यहाँ आना जाना भी बंद हो गया। उन्हें अंकल आंटी की वृद्धावस्था के कारण पूरी सावधानी जो बरतनी थी। 6 वर्षों में आज पहली बार शशि और बुल्लानी के आपसी झगड़े की आवाजें छन छन कर हंसराज और सुधा के कानों में पड़ रही थी। दोनों अचंभित थे कि यह क्या हो गया। झगड़े का यह सिलसिला धीरे धीरे प्रतिदिन की रूटीन में तब्दील हो गया। बुल्लानी अब रोज नशा भी करने लगा और नशे की हालात में वह शशि को गालियां भी देता। जिस तरह के शब्द उनके मुख से निकलते उसे सुनकर कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता था कि ये शब्द सभ्य पुरुष की निशानी नहीं हो सकते हैं। सुधा को इन घटनाओं के कारण पूरी रात नींद नहीं आती। वह शशि को बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। आज रात तो बुल्लानी ने गालियों के साथ शशि पर हाथ भी उठा दिया। सुधा का दिल व्याकुल हुआ जा रहा था। उन्हें इंतजार था कि कब सुबह हो और वह शशि से मिलकर झगड़े की जड़ का पता लगाए। अनायास के प्रति उदासीन रवैया अपनाना बुज़दिली कहलाएगी। उन्होंने अपने महाविद्यालय की अनेक छात्राओं में आत्मविश्वास जागृत किया था जो किन्हीं कारणों से प्रताड़ित थी। अपने मन की बात जब सुबह उन्होंने हंसराज जी को बताई तो उन्होंने बुल्लानी के घर में रहते शशि के यहाँ जाने से मना किया और कुछ समय धैर्य रखने की सलाह दे डाली। आज रात तो पानी सारी हदें पार कर गया। शशि ने बुल्लानी के मोबाइल की उस समय पड़ताल कर डाली थी जब वह बाथरूम में था। उसका शक सही साबित हुआ था। बुल्लानी चोरी छिपे जिस महिला से बातें करता था उसकी चैट शशि ने पढ़ डाली थी। असली चैट को देख उसका खून खौल उठा था। वह चिल्लाकर बुल्लानी से सफाई मांग रही थी। बुल्लानी सीधे स्पष्टीकरण देने के बजाय गुस्से में शशि से बार बार यही पूछ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके मोबाइल को छूने की। धीरे धीरे बहस हाथापाई में तब्दील हो गई थी। माँ की चीख सुनकर सौम्या दौड़ती हुई नीचे आई थी और बीच बचाव कर माँ को अपने कमरे में ले आई थी। शशि बुरी तरह आहत थी। उसे पति की ऐसाई किसी कीमत पर गंवारा नहीं थी। उसका दूसरी चिंता यह थी कि घर में जवान बेटी है, ऐसी बेटी जिसके कारण पूरे शहर में उन दोनों का भी नाम और प्रतिष्ठा बनी हुई है। लोगों को जब पता चलेगा और वह सौम्या को ताने देकर कुछ कहेंगे तो उसके दिल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सौम्या अपने विद्यालय में जूडो कराटे की चैंपियन भी थी। उसने माँ को आश्वस्त किया यदि पापा ने अब आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो वह भूल जाइए कि वह उसके पापा हैं। माँ का और वह भी निर्दोष माँ का अपमान वह अब सहन नहीं करेगी। जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता। शशि ने बुल्लानी से पूरे धैर्य और गंभीरता से अपनी बात कहनी शुरू की। आप मेरी 3 शर्तें पूरी करें और उसके बाद हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। एक तो इस मकान के खरीदने में पूरा पैसा मेरे लगा है, इसलिए संयुक्त मालिकाना हक से आप अपना नाम तुरंत कटवा लें। दूसरा, मेरे सभी बैंक खाते आपके साथ संयुक्त नाम से हैं, उनमें से आप अपना नाम पृथक करा लें। और तीसरा, मेरी सभी एफडी और बीमा पॉलिसी में से भी आप अपना नाम हटवाएं। अब सभी में नॉमिनी आपके स्थान पर सौम्या होगी। बुल्लानी यह सुनकर अवाक रह गया। उसने तो इस सब की कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। पूरी रात वह विचार करता रहा। वह तो अभी पूरी तरह शशि की कमाई पर ही निर्भर है। शर्तें मानने पर तो उसे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन से
घर में पूरी तरह शांति थी। लॉकडाउन में छूट मिलते ही वह स्कंद कंसन साइट पर जाने लगा। अब वह सिर्फ शनिवार की रात में आता और बेटी सौम्या को समझाने की कोशिश करता कि वह अपनी माँ को सुलह कराने के लिए समझाए। सौम्या साफ साफ कहती, पापा आपने माँ को बहुत कष्ट दिया है। उन्हें जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा कि आपने वह सभी बुराइयां त्याग दी हैं जिससे माँ आहत हुई थी, उसी दिन से सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ, यदि सचमुच मैं आपकी बेटी हूँ और आप चाहते हैं कि मैं CBSE की 12वीं की परीक्षा में मेरिट में आकर आप लोगों का नाम रोशन करूं, तो आप वह सब बातें छोड़ दीजिए जो माँ को आहत करती है। बेटी की बातों ने पिता को अंदर तक झकझोर दिया और इस तरह एक दक्ष कन्या ने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से टूटते परिवार को बिखरने से बचा लिया।